साल 1930। दुनिया लंदन की ठंडी हवाओं से गुजर रही थी। भारत अब भी अंग्रेजों की गुलामी में था। लंदन में ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया ताकि भारत के भविष्य की राजनीति पर चर्चा हो सके। इस ऐतिहासिक सभा में भारत से कई बड़े नेता आमंत्रित थे। राजे महाराजे, गांधी जी जैसे कांग्रेस नेता और अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि। इसी सम्मेलन में पहली बार एक साधारण गांव के दलित परिवार से उठकर डॉपान भीमराव अंबेडकर ब्रिटेन की उस विशाल गोल मेज पर बैठे। उनका परिचय केवल एक वकील या विद्वान का नहीं था। वे वहां लाखों करोड़ों दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज बनकर पहुंचे थे। अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा, भारत की आजादी अधूरी है अगर उसमें दलितों और वंचितों का सम्मान और समान अधिकार शामिल नहीं होंगे। ये पल बेहद ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार दुनिया ने सुना कि भारत के अछूत कहलाने वाले लोग भी अपने राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। अंबेडकर सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वे अपने पीछे पूरे समाज का दर्द और उम्मीद लेकर खड़े थे। लंदन, 1930। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐतिहासिक दृश्य। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वारा बुलाई गई यह बैठक भारत के भविष्य की राजनीति तय करने के लिए थी। लंबी चौड़ी मेज के चारों ओर भारत के बड़े बड़े नेता बैठे थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग, रियासतों के महाराजा और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी। इसी बीच एक चेहरा सबका ध्यान खींच रहा था, डॉ. भीमराव अंबेडकर। वह वहां सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे, बल्कि उन करोड़ों दलितों और वंचितों की आवाज थे जिन्हें सदियों से समाज ने दरकिनार कर रखा था। उनका स्वर शांत लेकिन अडिग था। अंबेडकर ने वहां खड़े होकर साफ कहा, भारत की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं अगर उसमें हर समाज, हर वर्ग को बराबरी और सम्मान न मिले। दलितों को केवल सामाजिक अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। उनकी मांग थी अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका अर्थ यह था कि दलितों के लिए अलग से वोटिंग व्यवस्था बने ताकि वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें। क्योंकि यदि यह अधिकार न मिले तो ऊंची जातियों के वर्चस्व के कारण दलित कभी भी संसद और विधानसभाओं में अपनी वास्तविक आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे। अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं को सीधी चुनौती दी। क्या आप चाहते हैं कि आजादी के बाद भी दलितों पर वही जुल्म जारी रहे, या फिर आप चाहते हैं कि भारत सचमुच लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण देश बने? उनका तर्क बहुत मजबूत था। अगर दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो भारत का लोकतंत्र अधूरा और खोखला होगा। उनकी इस मांग ने पूरे सम्मेलन का माहौल बदल दिया। कई नेता चौंक गए, क्योंकि यह पहली बार था कि कोई दलित नेता इतनी मजबूती और आत्मविश्वास से दुनिया के सामने अपने अधिकार मांग रहा था। अंबेडकर की यह मांग केवल शब्द नहीं थी, यह सदियों की पीड़ा, अपमान और संघर्ष से निकला हुआ विचार था। उन्होंने साफ कहा, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं, बल्कि अन्याय से है। हम बराबरी चाहते हैं और बराबरी के लिए राजनीतिक शक्ति अनिवार्य है। यही से शुरू हुआ दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का बड़ा संघर्ष। अंबेडकर की अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। यह मांग ब्रिटिश सरकार को भी स्वीकार्य लगी और उन्होंने दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने का संकेत दिया। लेकिन यही बात महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं हुई। गांधी जी का मानना था कि हिंदू समाज एक है, उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर दलितों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया तो हिंदू समाज स्थायी तौर पर बंट जाएगा। 1932। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। वहीं से उन्होंने घोषणा की, अगर दलितों को अलग निर्वाचन मिला तो यह हिंदू धर्म की आत्मा पर प्रहार होगा। मैं इसके विरोध में आमरण अनशन करूंगा। उनकी यह घोषणा पूरे देश में भूचाल की तरह फैल गई। गांव-गांव, शहर-शहर से लोग चिंतित होने लगे। अगर गांधी मर गए तो अंग्रेज इसका दोष अंबेडकर और दलितों पर डाल देंगे। पूरा देश दबाव बनाने लगा कि अंबेडकर अपनी मांग छोड़ दें। दूसरी तरफ अंबेडकर पर बहुत भारी बोझ था। उनके सामने सवाल था, क्या वे दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए गांधी की मृत्यु का दोष अपने सिर लें या समझौता कर लें? बहुत सोच विचार और तीखी बहसों के बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ।
इस समझौते के अनुसार अलग निर्वाचन मंडल की जगह दलितों को सामान्य निर्वाचन में ही आरक्षित सीटें दी जाएंगी। मतलब दलित अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे, लेकिन हिंदू समाज से अलग होकर नहीं। अंबेडकर ने भारी मन से यह समझौता किया। उन्होंने खुद कहा था, यह समझौता मेरे लिए जीत नहीं बल्कि गहरी हार की तरह है। लेकिन गांधी जी की मृत्यु का दोष अपने सिर लेना उससे भी बड़ा संकट होता। हालांकि यह समझौता सिर्फ हार नहीं था। यहीं से दलित राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। अब डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित, पहली बार भारतीय राजनीति के आधिकारिक हिस्से बने। उनके लिए सीटें सुरक्षित हुईं और यह भविष्य में दलित प्रतिनिधित्व की बुनियाद बना। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर समझ गए थे कि दलितों और वंचित वर्गों की लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। अगर दलितों के पास अपनी राजनीतिक ताकत नहीं होगी तो वे हमेशा बड़े समाज पर निर्भर रहेंगे। इसी सोच से 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन (डीसीएफ) की स्थापना की। यह संगठन दलितों की राजनीतिक आवाज था, एक ऐसा मंच जहां से वे अपने अधिकारों, अपनी मांगों और अपनी रणनीति को संगठित रूप में आगे रख सकें। डीसीएफ के माध्यम से अंबेडकर ने साफ कहा, दलित समाज को सिर्फ दया और सुधार की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकार चाहिए और इसके लिए राजनीतिक शक्ति भी चाहिए। यह संगठन चुनावों में भी सक्रिय हुआ और धीरे धीरे वंचित वर्गों के लिए राजनीति में जगह बनाने लगा। लेकिन अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने समाज के और भी वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाई। महिलाओं के अधिकार। अंबेडकर ने कहा कि बिना महिलाओं की भागीदारी के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने महिला शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और समान अवसरों पर जोर दिया। उनकी नजर में महिला और दलित दोनों ही समाज के सबसे दबे हुए वर्ग थे और दोनों को बराबरी दिलाना उनका लक्ष्य था। मजदूर आंदोलन। 1930 के दशक में जब औद्योगिक कामगारों का शोषण हो रहा था, अंबेडकर उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने मजदूरों के लिए काम के घंटे घटाने, उचित वेतन और श्रमिक सुरक्षा कानूनों की मांग की। उनकी पहल पर काम के 8 घंटे का सिद्धांत लागू हुआ, जो आज हर कामगार का बुनियादी अधिकार है। इस तरह 1930 से 1440 का पूरा दशक अंबेडकर के लिए संघर्ष और संगठन का दशक बना। यही वह दौर था जिसने उनकी सोच को और परिपक्व किया और आगे चलकर उन्हें भारतीय राजनीति और संविधान निर्माण के केंद्र में पहुंचा दिया। अगली कड़ी में देखेंगे संविधान सभा तक की यात्रा और भारत के भविष्य का निर्माण। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।